सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे श्रीलंका के विषय में। समझेंगे कि श्रीलंका ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से भारत की चिंताएं पुनः बढ़ गई हैं। तो समझेंगे कि आखिर पूरा वाकया और मुद्दा क्या है जिसकी वजह से भारत का चिंतित होना लाजमी है। वह जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 के विषय में। समझेंगे कि आखिर यह विधेयक क्या है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या है और ये क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीलंका के विषय में। अब थोड़ा सा आप जो है कि श्रीलंका का जो मैप है, इसको ध्यान से देखिए। इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत और श्रीलंका के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी कम है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक एडम ब्रिज वाला क्षेत्र दिखाया गया है, जो कि इंडिया के तमिलनाडु से पूर्व की ओर निकला है। इसी को हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। अब इससे थोड़ा सा उत्तर की ओर देखिए। यहाँ पर आपको पाक स्टेट अर्थात पाक की खाड़ी दिखाया गया है और यहीं पास में आपको जाफना प्रायद्वीप वाला क्षेत्र दिखाया गया है। ये जो जाफना प्रायद्वीप है, इसके पास कई द्वीप हैं और इन्हीं द्वीपों में जो है कि चाइना को अनुमति दी गई है एक प्रोजेक्ट के लिए। स्वाभाविक है कि जाफना प्रायद्वीप के पास ये जो द्वीप हैं, इनकी भारत से काफ़ी निकटता है। यहाँ पर अगर चाइना की उपस्थिति होती है तो वह भारत पर कई तरह से निगरानी कर सकेगा। तो यह जो पूरा मुद्दा है इसी द्वीपीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मैं इस द्वीपीय क्षेत्र को और जूम करके यहाँ के द्वीपों को आगे दिखाऊंगा, लेकिन अभी कुछ और चीज़ों को समझिए। पहले सबसे पहले अब यहाँ पर जो आपको श्रीलंका का मैप दिखाया गया है, इसमें देखिए सबसे दक्षिण की ओर हम्बनटोटा बंदरगाह आपको दिखाई दे। ये जो हम्बनटोटा बंदरगाह है, यहाँ पर क्या है, चीन का अधिकार है। 99 साल के लिए यहाँ के क्षेत्र को चीन को लीज पर मिला हुआ है, अर्थात उसका स्वामित्व है। इसके अलावा पूरे श्रीलंका में कई जगह चाइना की उपस्थिति है और इस उपस्थिति की वजह से उसका जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा है। तो वर्तमान समय में जो गोटबाया पक्षे और महिंदा राजपक्षे की वहाँ पे सरकार है, यह जब पहले श्रीलंका की सत्ता में हुआ करते थे तब भी चाइना के साथ इनके जो रिश्ते थे वो काफ़ी अच्छे थे। लेकिन जब ये पुनः अभी 2019 में निर्वाचित होकर आए, तब तक श्रीलंका में बहुत कुछ ऐसा हो चुका था जिसके कारण चीन के प्रति वहां के लोगों का आक्रोश था। बावजूद इसके वर्तमान सरकार पुनः उसी चाइना के साथ आगे बढ़ रही है, जिसके ऋण के जाल में श्रीलंका फंसा हुआ है। जी आपने सही सुना, जिस तरह से अफ्रीका के कई देश चाइना के डेब्ट क्राइसिस में फंसे हुए हैं, डेब्ट के जो है कि जाल में फंसे हुए, ऋण के जाल में फंसे हुए हैं, ऐसे ही श्रीलंका भी लगभग फंस चुका है। बस वह क्या है कि स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन जो उसकी गतिविधियां हैं उनसे आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में श्रीलंका जो है कि एक तरह का एक नया स्टेट बनता जा रहा है चाइना का। अब देखिए, अभी आपको पता है कुछ दिन पहले यहाँ पर जो कोलंबो लिखा है, तो यहीं पर एक कंटेनर टर्मिनल बनाने की अनुमति भारत को मिली थी, लेकिन श्रीलंका ने उसको भी वापस ले लिया। कुल मिलाकर भारत कई तरह से अपने प्रयास ये कर रहा है कि श्रीलंका के साथ उसके रिश्ते अच्छे हों और इसी के कारण वह बार बार पुरानी चीज़ों को या पुराने व्यवहार को भुलाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन श्रीलंका जो है कि चाइना के या तो इन्फ्लुएंस में है या उसके ऋण के दबाव में है, जिसके वजह से वह ऐसे कदम उठा रहा है जिससे भारत की चिंताएं बढ़ रही। आइए थोड़ा सा पूरा मुद्दा क्या है उसको समझते हैं टेक्स्ट के माध्यम से। श्रीलंका भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, जिसके बीच संबंध लगभग 2500 साल से अधिक पुराने, अर्थात इतिहास की जो पुरानी किताबें हैं उसमें भी आपको श्रीलंका का सिलोन द्वीप का आपको नाम सुनने को मिलेगा। भारत और श्रीलंका कई क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य राष्ट्र हैं, जैसे कि सार्क है, बिम्स्टेक है, दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ आदि प्रमुख मंच हैं।
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है और मुक्त व्यापार समझौते के कारण व्यापार भी अच्छा खासा दोनों देशों का होता है। भारत यहाँ के विकास की गतिविधियों में हमेशा सहयोग प्रदान करता रहा है। इसी कारण भारत द्वारा दिए गए कुल विकास ऋण का लगभग छठवां हिस्सा जो है कि किसको मिलता है, श्रीलंका। अर्थात भारत जो अपना विकास का खर्च करता है दूसरे देशों के लिए, उसमें छठवां हिस्सा सिर्फ और सिर्फ वह श्रीलंका को देता है। उद्देश्य एक ही है कि जो हमारा पड़ोसी है उसमें क्या हो, डेवलपमेंट का स्तर काफी अच्छा हो, वहां पर सुख और समृद्धि रहे, जिससे दोनों देशों के जो संबंध है वह सांस्कृतिक रूप से और जो है कि नागरिकों के बीच काफी सौहार्दपूर्ण। लेकिन सरकारों का भी रोल होता है। अगर सरकारें क्या करती हैं, अपनी गतिविधियों में परिवर्तन करती हैं, तो उससे क्या होता है, संबंधों में तनाव आता है। एक तरफ से कभी भी संबंधों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब जैसा कि हमने बताया कि भारत कई तरीके से यहाँ सहयोग कर रहा है, इसके अलावा भारत ने समय समय पर श्रीलंका को कई 100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि जैसे श्रीलंका को लगता है कि उसको पैसे की जरूरत है, वह भारत के पास आया, उसने कहा कि हमें कुछ पैसा चाहिए। भारत ने कहा ठीक है, हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट 500 मिलियन का देते हैं। इसमें से जितना पैसा श्रीलंका यूज करेगा वही उसको वापस करना होगा, पूरे पैसे को वापस नहीं करना होगा। इससे लाइन ऑफ क्रेडिट से फायदा यह होता है कि जितना पैसा यूज होता है उसी पर ब्याज या उसी को फिर आपको रिफंड करना होता। तो कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट कई कई मिलियन डॉलर का जो है कि श्रीलंका को दिया है। भारत ने यहाँ के स्वास्थ्य संरचना, शिक्षा व्यवस्था के अलावा कई सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग दिया है और यहाँ के जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनके निर्माण में भी भारत ने काफी सहयोग दिया। भारत का पड़ोसी देश होने के नाते श्रीलंका जो है कि हमेशा से एक केंद्र बिंदु रहा है चाइना का। और चाइना क्या करता है, यहाँ पर विशेष रुचि लेता है। वह विशेष रुचि का कारण यह है कि दो उद्देश्य हैं। पहला तो यह है कि भारत की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, दूसरा किसी तरह से श्रीलंका में अपना इन्फ्लुएंस ऐसा बढ़ाया जाए जिससे कभी भी अगर तनाव बढ़ता है इंडिया और चाइना का तो वह श्रीलंका का यूज कर सके। और स्वाभाविक ऐसा अगर वह करेगा तो भारत की चिंताएं तो बढ़नी है। चीन 1950 के दशक से ही श्रीलंका के सबसे बड़े हथियारों के आपूर्तिकर्ता देश में शामिल रहा है। यहाँ के श्रीलंका के सेना शिविरों का उसने निर्माण किया है चाइना ने। साथ ही समय समय पर श्रीलंकाई जो सैन्य अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण भी वह देता रहता है और इसके अलावा उसने श्रीलंका को युद्धपोत भी दिया हुआ है। आपको पता है जो महिंदा राजपक्षे हैं वर्ष 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे थे और इस दौरान बड़ी मात्रा में चीन ने यहाँ पर निवेश किया। श्रीलंका जो है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है, जिसके कारण कई रणनीतिक स्थानों में चीन ने बहुत भारी भरकम निवेश किया। चीन के विषय में आपको जैसा कि पता है, माना जाता है कि जब भी छोटे देश के साथ वह काम करता है तो इतना पैसा लगा देता है जिससे देश, छोटा जो देश है, उसके कर्ज के जाल में फंस जाए। और ऐसे कई उदाहरण आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगे और श्रीलंका भी इसी दौर में पहुंच चुका है। श्रीलंका ने जो है कि चीन का कर्ज ना चुका पाने के कारण हम्बनटोटा बंदरगाह चीन की कंपनी को, मर्चेंट फोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी को वर्ष 2017 में 99 साल के लिए लीज पर दे दिया था। और इसी के साथ यहाँ के पास की जो 15,000 एकड़ जमीन है उसको इंडस्ट्रियल जोन बनाने, विकसित करने का जो है कि दायित्व और साथ ही साथ उसका जो स्वामित्व है वो भी किसको दे दिया, चीन को दे दिया। वर्ष 2016 तक आते आते चाइना का जो है कि श्रीलंका पर जो कर्जा है वो लगभग 6 अरब डॉलर का पहुंच गया। आप समझ सकते हैं ये कर्जा और इसका ब्याज अब कितना हो चुका हो। भारत कई बार श्रीलंका को अपनी हिंद महासागर संबंधी चुनौतियों और चिंताओं से वाकिफ कराता रहा है, लेकिन उसके बावजूद कई बार यह देखा गया है कि चीन की नेवी श्रीलंका के महासागरीय क्षेत्र में आती है और भारत की चिंताओं को श्रीलंका उतना तवज्जो नहीं देता। भारत की दूसरी चिंता यह है कि चीन यहां से भारत पर नजर रखता है, अर्थात जो है कि श्रीलंका वाले क्षेत्र से, और श्रीलंका के माध्यम से भारत के समीप अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। खैर, ये सब चल ही रहा था और इसी बीच भारत श्रीलंका संबंधों में एक नया जो मोड़ आया तब आया वर्ष 2019 के चुनाव के बाद। और यह लगा कि अब जो गोटबाया राजपक्षे हैं या महिंदा राजपक्षे की जो सरकार है वह भारत की चिंताओं को समझेगी और यह भी समझेगी चाइना ने कैसे
श्रीलंका का यूज किया है और इसी के कारण भारत ने हर प्रकार की सहायता दी, चाहे वह कोविड वैक्सीन के रूप में हो या कोरोना के फेज में जो है कि लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने के वो विषय में हो, हर तरह से सहयोग किया। लेकिन हाल ही में जो है कि आपको पता चला कि जो कोलंबो पूर्वी कंटेनर टर्मिनल बनाने का अनुमति भारत को श्रीलंका ने दिया था, जिसमें से जापान भी एक पार्टी था, अर्थात भारत और जापान और श्रीलंका मिलकर इस कंटेनर टर्मिनल का निर्माण करने वाले थे। उससे श्रीलंका ने क्या किया, अपना जो है कि हाथ खींच लिया और यह कह दिया कि अब हम सिर्फ और सिर्फ हम बनाएंगे, न कि भारत का सहयोग होगा। तो भारत के लिए पहला झटका यह था। लेकिन उससे बड़ा झटका हाल ही में क्या हुआ है, चीनी कंपनी ने तमिलनाडु के रामेश्वर से मात्र लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर उत्तरी जाफना प्रायद्वीप के 3 श्रीलंकाई द्वीपों पर हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट प्रदान कर दिया है, अर्थात अनुमति प्रदान की। इसका जो निर्माण है, ये जो कंपनी लिखी है इसके द्वारा की जाएगी, चाइनीज की कंपनी के द्वारा की जाएगी। चीन द्वारा बनने वाले इस प्रोजेक्ट का निर्माण 3 द्वीपों डेल्फ, नैनातिबू और अनालीतिबू में किया जाएगा, जिनका वित्त पोषण एशियाई जो है कि विकास बैंक के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं राम सेतु, आपको एडम ब्रिज लिखा दिखाई दे, और ये देखिए आपको ऊपर में जो है कि डेल्फ जो है कि आइलैंड लिखा दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर देखिए अनालतीवु लिखा दिखाई दे रहा है, और यहीं पे जो है अन्य द्वीपीय क्षेत्र है। अब इनकी समीपता आप देख सकते हैं कितना जो है कि पास में है। स्वाभाविक है यहाँ पर चीन की जो उपस्थिति है वह भारत की चिंताओं को बढ़ा देती। डेल्फ जो तीनों द्वीपों में सबसे बड़ा है, यह रामेश्वर तमिलनाडु के बहुत करीब है। इसके समीप एक कच्छतीवु नाम का छोटा द्वीप भी स्थित है, जिसे भारत ने जो है कि 74 यहाँ 47 लिखा है, 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया था। इन द्वीपों के पास जलीय क्षेत्र न सिर्फ रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि तमिलनाडु और जाफना के जो मछुआरे हैं उनके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जाफना वाले क्षेत्र है यहाँ पर तमिलनाडु के मूल के लोग, कई लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके परिवार यहाँ पर रहते हैं, और यह जो क्षेत्र है यहाँ पर दोनों क्षेत्रों के लोग आकर क्या करते हैं, मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। तो अब जब यहाँ पर चाइना की उपस्थिति होगी, स्वाभाविक है जो मत्स्य का अधिकार वो भी प्रभावित होगा। वर्ष 2016 में यहाँ की जो फिशिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और श्रीलंका के मत्स्य एवं जलीय संसाधन विकास मंत्रालय के बीच मत्स्य पालन पर एक संयुक्त कार्यकारी की स्थापना की गई, अर्थात एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना की गई। उद्देश्य यह रखा गया कि यह कमेटी, यह जो है कि वर्किंग ग्रुप क्या करेगा, समय समय पर सिफारिशों के माध्यम से अपने जो है कि बात को रखकर और क्या करेगा, यहाँ पर जो भी संभावना है उनका दोहन कर सकेगा। पाक की खाड़ी स्थित द्वीप भारत के लिए बहुत अधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि भविष्य में भारत इस क्षेत्र से होकर एक जल मार्ग का निर्माण करना चाहता है, और इस क्षेत्र में भारत खुद अपने जो है कि प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, और उसके यह जो है कि पाइपलाइन का हिस्सा है। ऐसे में यहाँ पर चाइना की उपस्थिति भारत के लिए स्वाभाविक है कि चिंता उत्पन्न कर सकती। यह द्वीपीय क्षेत्र श्रीलंका के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है, और इसके वजह से यहाँ से सैकड़ों लोगों का जो है कि प्रवास भी हो चुका है। ऐसे में जब इस द्वीपीय क्षेत्र में क्या होगा कि चाइना की उपस्थिति होगी, तो यह क्षेत्र क्या होगा, और पिछड़ेगा, क्योंकि चाइना का यहाँ पर कंट्रोल ज्यादा होगा, ना कि यहाँ पर श्रीलंका की सरकार। जो चाइना की सरकार या उसकी कंपनी यहाँ के लोगों का विकास करने नहीं आ रही, वह अपने प्रोजेक्ट, अपने उद्देश्यों को पूरा करने आ रही है, तो यहाँ पर आने वाले समय में फिर से क्या हो सकता है, यह देखने को मिल सकता है कि यहाँ से लोग फिर से क्या हो, भारत की ओर माइग्रेट कर। ये जो पूरा क्षेत्र है पहले ही जो श्रीलंका का गृह युद्ध हुआ था उस दौरान प्रभावित हो चुका है, बड़ी संख्या में विस्थापन हो चुका है, और चीन के बढ़ते प्रभाव से यहाँ के लोगों को विस्थापन क्या होगा, और बढ़ेगा। श्रीलंका का कहना है कि इस निर्णय के लिए श्रीलंका को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह परियोजना एशियाई विकास बैंक द्वारा समर्थित है, जिसने स्वयं के दिशा निर्देश स्थापित किए हैं, और एक उधारकर्ता के लिए इनका पालन करना आवश्यक है। अर्थात श्रीलंका यह कहना चाहता है कि हम तो क्या है, एशियाई विकास बैंक की जो शर्तें हैं उन शर्तों के अधीन काम कर रहे हैं, यह हमारा नहीं। तो स्वाभाविक है अगर श्रीलंका इससे डिनाई करता, तो ऐसा नहीं है कि एशियाई विकास बैंक में भारत की बात नहीं सुनती या भारत की चिंता नहीं। दरअसल क्या है कि श्रीलंका ने भी समझा कि ठीक है, हमें पैसे की जरूरत है और हमें भारत की चिंताओं को इग्नोर करना चाहिए। मोटो पूरा यही है। कुल मिलाकर
श्रीलंका द्वारा इस प्रोजेक्ट की अनुमति देने से इस समय क्या हुआ है, तनाव और बढ़ रहा है। और ये जो तनाव है इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि आपको पता है कि भारत और चाइना बॉर्डर पर भी डिस्प्यूट बना हुआ है। जो भी शांति के प्रयास कर रहे हैं वो कितने दिन शांति स्थापित करेंगे ये भी नहीं। दूसरा, इस पूरे क्षेत्र में जैसे जैसे चाइना का जो है कि इम्पैक्ट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं भारत का इम्पैक्ट कमजोर होगा। दूसरा, यहाँ पर चाइना की उपस्थिति या वहाँ की कंपनियों की अधिक उपस्थिति हिंद महासागरीय क्षेत्र में चाइना के जो प्रभुत्व को और बढ़ा रहा है। और आने वाले समय में जो हमने एक उद्देश्य रखा था कि ये जो इंडियन ओशन का क्षेत्र है यह क्या होगा, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग होगा, ये तनाव के क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। अब हम बात करते हैं प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 के विषय। हाल ही में संसद द्वारा ऐतिहासिक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित कर दिया गया है राज्यसभा। इसे पहले 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था और उसके बाद संसदीय स्थायी समिति अर्थात पीएससी को भेजा गया। उस पर काफ़ी बहस हुई और उसके बाद जुलाई 2017 में पीएससी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके आधार पर पोत परिवहन मंत्रालय ने 2018 में लोकसभा में विधेयक की आधिकारिक संशोधन पेश किया। हालांकि यह भंग लोकसभा के जो पिछला सत्ता भंग हो जाने के कारण वैध नहीं रह गया, लेकिन अब क्या हो गया है, पारित कर दिया गया और इसको लोकसभा से 23 सितंबर 2020 को पारित कर दिया गया था और अब यह राज्यसभा से भी क्या हो चुका है, पारित हो चुका है। तो कुल मिलाकर अब क्या हो चुका है, विधेयक के रूप में बस इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी है, फिर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसमें हुआ क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पोत परिवहन मंत्रालय के प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट कानून 1963 की जगह प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण 2020 को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बंदरगाह से जुड़े बुनियादी ढांचे के विस्तार को बढ़ावा देने और व्यापार एवं वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से यह विधेयक पारित किया गया। प्रमुख बंदरगाह विधेयक प्राधिकरण विधेयक 2020 का जो लक्ष्य है वह है निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूर्ण स्वायत्तता लाकर प्रमुख बंदरगाहों के संस्थागत ढांचे को आधुनिक बनाना और बंदरगाहों की दक्षता में सुधार करना। उद्देश्य यह है कि यह जो प्राधिकरण है, इस प्राधिकरण के लिए जो बड़े बोर्ड हैं उनके लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा और यह बोर्ड अपने हिसाब से बंदरगाहों के विकास के लिए क्या कर सकेगा, निर्णय ले सकेगा। और दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार से जो हर चीज के लिए अनुमति लेनी होती थी वो अनुमति नहीं लेनी होगी। यह विधेयक तेज और पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हुए सभी हितधारकों एवं परियोजना को बेहतर तरीके से लागू करने की क्षमता को लाभान्वित करेगा। स्वाभाविक है कि अगर कोई ऐसा बोर्ड होगा जो कि निर्णय लेने में सक्षम होगा तो जब उसको जैसी जरूरत होगी वह निर्णय ले पाएगा और साथ ही साथ जितने भी उसके हितधारक हैं अर्थात जो भी जिनके साथ वह टाई अप कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, जो लेन देन हो रहा है वो भी काफ़ी पारदर्शी होगा। कुल मिलाकर एक प्रोफेशनल इनपुट आएगा जैसा कि आप कारपोरेट के क्षेत्र में देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ दिक्कतें भी हैं जिनका आगे जिक्र करूंगा। इस विधेयक से प्रमुख बंदरगाहों के संचालन में पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी, अर्थात जो ब्यूरोक्रेसी का जो एक मैकेनिज्म था उससे ये बाहर निकल पाए। इस विधेयक का उद्देश्य सफल वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप केंद्रीय बंदरगाहों में प्रशासन के मॉडल का पुनर्विन्यास लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के रूप में करना। इसका मतलब यह है कि यह जो बंदरगाह होंगे काफ़ी जो है कि इनके पास स्वायत्तता होगी, अपने विषय में निर्णय ले सकेंगे, अपनी विकास की प्रक्रिया को तीव्र कर सकेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आवश्यक कदम होंगे वह तीव्र गति से उठा सकेंगे। यह विधेयक पूर्ववर्ती प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट कानून 1963 की तुलना में अधिक सुगठित है, अर्थात अधिक मजबूत है। इसमें ओवरलैपिंग करने वाले और पुराने हो चुके कानूनों को समाप्त करके अब जो अनुच्छेदों की संख्या 134 से घटाकर 76 कर दी गई है, अर्थात क्लॉज जो होते हैं इनके कम कर दिए गए हैं जिससे ज़्यादा नियमों का जाल ना बने। इस विधेयक में बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड की संरचना को भी सरल बनाने का प्रस्ताव किया गया है और इसमें विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले इसमें 17 से 19
तुलना में क्या होंगे 11 से लेकर 13 सदस्य होंगे। अर्थात जो प्राधिकरण बनेगा, जो बोर्ड बनेगा, उसको संचालित करने वाले 11 से 13 सदस्य होंगे। और इसमें क्या होंगे, इसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे, रक्षा मंत्रालय के होंगे, सीमा शुल्क के जो है कि प्रतिनिधि होंगे, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि होंगे। इससे क्या होगा, जो देख रहे हैं आप जितने मंत्रालय हैं, जितने विभाग हैं, इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा और साथ ही साथ सभी के उद्देश्यों को ध्यान में रख के पोर्ट को का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो बड़े बंदरगाह प्राधिकरण के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को भी इस बोर्ड में रखा जाएगा और जिस राज्य में है उस राज्य के प्रतिनिधि को भी रखा जाएगा। प्रमुख बंदरगाहों के लिए तटकर प्राधिकरण की भूमिका नए सिरे से तय की गई है और बंदरगाह प्राधिकरण को अब तटकर तय करने का अधिकार दिए गए, अर्थात वो टैक्स के संदर्भ में उनको स्वायत्ता दी गई है। बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड को भूमि सहित बंदरगाह से जुड़ी अन्य सेवाओं और परिसंपत्तियों के लिए शुल्क का पैमाना तय करने का भी अधिकार दिया गया है। बंदरगाह प्राधिकरण बोर्डों को अनुबंध करने अर्थात कॉन्ट्रैक्ट करने, योजना और विकास की नीतियां बनाने, राष्ट्र हित को छोड़कर शुल्क तय करने, अर्थात यहां पर राष्ट्र हित को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको बायकॉट करना, मतलब ये है कि दोनों में संतुलन बनाने, प्रमुखता क्या होगा, शुल्क तय करने में अपनी इनका क्या होगा, ऑटोनॉमी होगी एक तरह की। सुरक्षा और निष्क्रियता व डिफॉल्ट के चलते उपजी आपातकालीन स्थिति से निपटने के मामले में इनको शक्तियां दी जाएंगी। पर प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह का बोर्ड किसी भी किस्म के विकास या बुनियादी ढांचे के संदर्भ में विशिष्ट मास्टर प्लान तैयार करने का उसको क्या होगा, अधिकार होगा। साथ ही साथ बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा CSR अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित प्रावधान भी इसमें पेश किए गए हैं, जिससे जो भी यहाँ से आय प्राप्त हो उसका एक हिस्सा यहाँ पर इस रूप में भी खर्च किया जाए। प्रमुख बंदरगाहों के कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े लाभ समेत वेतन में भत्ते और सेवा शर्तों को सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे इनके ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। आई होप आप समझ पाए होंगे कि यह बिल है क्या, इसके प्रमुख प्रावधान क्या। अब हमने कहा था कि चिंताएं, तो देखिए यहाँ पर चिंताएं ये हैं, जैसे हमने श्रीलंका का जिक्र किया, ठीक इसी तरह से हम जो कि पाकिस्तान को ले लें, इधर जो है कि बांग्लादेश को ले लें, तो इन संदर्भ में जहाँ पर प्राइवेट एक जो है कि कंपनी के रूप में या फिर प्राइवेट बॉडी के रूप में जब पोर्ट का डील किया जाएगा या उसका रख रखाव या उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, तो वहां पर जो सरकार के कंसर्न है वह उतने मजबूत तरीके से नहीं रखे पाएंगे, क्योंकि वहां पे उद्देश्य क्या हो, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त। दूसरा बात यह है कि इस समय जिस तरह से लोगों के अधिकारों में कटौती हो रही है और साथ ही साथ जो बोर्ड की संरचना है, बोर्ड की संरचना में वहां काम करने वाले जो मजदूर और लेबर लॉ की हम बात कर रहे हैं, लेबर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उसका यहां पर कोई इनपुट नहीं दिखाई। तीसरा, जो पोर्ट होते हैं इनसे क्या होता है, कई देशों के संबंध जुड़े होते हैं। ऐसे में यह जो बोर्ड है वह किसी देश के संदर्भ में भारत की राष्ट्रीय नीतियों, विदेश नीतियों को कितने अनुकूल ढंग से ढाल पाएगा, ये भी एक चिंताजनक मुद्दा है। कुल मिलाकर अच्छा विधेयक है, अच्छा प्रयास है और इसको सही से इंप्लीमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी इतनी बड़ी कोस्टल बाउंड्री है इसका क्या कर सकते हैं, हम अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आप टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।